बच्चों जय हिंद। आइए हम लोग बात करें पादप ऊतक, प्लांट टिश्यू की चर्चा करते हैं। बच्चों ये पादप ऊतक का वर्गीकरण है। किसी पादप शरीर में कितने प्रकार के ऊतक होते हैं? मुख्य रूप से जो ऊतक होते हैं वो दो प्रकार के ऊतक हैं। मेरिस्टेमेटिक अर्थात विभज्योतक, दूसरा है परमानेंट टिश्यू अर्थात स्थायी ऊतक। बच्चों जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ऊतक के विभिन्न प्रकार के नाम लिखे हुए हैं। ये सभी ऊतक आपके सिलेबस में नहीं है, परंतु ऊतक का पूर्ण वर्गीकरण आपको ज्ञात होना चाहिए। इसलिए इस वीडियो की स्क्रीन को हमने कुछ देर तक पॉज कर रखा है ताकि इसे आप देखें, और यदि नोटबुक आपके पास है तो आप इसे नोट कर सकते हैं। बच्चों पादप ऊतक में दो प्रकार के ऊतक होते हैं, स्थायी ऊतक और विभज्योतक। मैं पहले बता दूं कि विभज्योतक ऐसी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं जो या तो निरंतर विभाजनशील होती हैं या विभाजन की क्षमता पाई जाती है या आगे चल के विभाजनशील होने वाली होती हैं, अर्थात विभाजन की क्षमता उनमें पाया जाना आवश्यक गुण है। विभाजनशील कोशिकाएं निश्चित समय तक निरंतर विभाजन के द्वारा नई नई पुत्री कोशिकाओं का निर्माण करते हैं, परंतु निश्चित समय तक विभाजन करने के पश्चात इन विभाजनशील कोशिकाओं की विभाजन क्षमता समाप्त हो जाती है। इनका जीवद्रव्य धीरे धीरे सूखने लगता है, अनेकों रिक्तिकाएं उत्पन्न हो जाती हैं जिनका आकार बड़ा होने लगता है और अंततः ये कोशिकाएं स्थायी ऊतक में बदल जाती हैं। प्रायः ये मृत हो जाती हैं अथवा जीवित रहते हुए भी यह विभाजन करने बंद कर देती हैं और स्थायी ऊतक में परिवर्तित हो जाती हैं। तो देखें किन भागों में स्थायी ऊतक होते हैं जो विभाजन नहीं करते और किन भागों में विभाजनशील ऊतक होते हैं जो निरंतर विभाजनशील बने रहते हैं। देखिए आपकी पुस्तक में जिनका उल्लेख किया गया है उस प्रयोग का उदाहरण लेकर हम लोग देखें कि किन भागों में विभाजन क्षमता पाई जाती है और किन में नहीं पाई जाती। आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर दो बेल जार लिए गए हैं और दोनों बेल जार में जल भरा हुआ है। दोनों बेल जार के मुख पर एक एक प्याज रख दिया गया है, जिससे प्याज का निचला जो झकड़ा जड़ें हैं वो जल में डूबी हुई है। दो शीशे के बेल जार लेते हैं। जब बेल जार में जल भर चुका होता है तो दो प्याज लेकर दोनों जारों पर एक एक प्याज रख दिया जाता है, जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है। कुछ दिनों तक दोनों प्याजों की मूल की लंबाई नापते हैं। मूल अर्थात जड़ें, ये जो जड़ें दिख रही हैं, प्रतिदिन हम एक मापक की सहायता से, स्केल की सहायता से इन जड़ों की लंबाई नापते हैं और उसकी सारणी बनाकर उसे नोट करते जाते हैं। पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन मूल की लंबाई को नापते हैं, जिससे हमें ज्ञात होता है कि मूल की लंबाई में वृद्धि हो रही है। परंतु चौथे दिन हमने क्या किया? चौथे दिन दूसरे वाले जार के मूल की 1 सेंटीमीटर जड़ को हम काट देते हैं। काटने के पश्चात हम देखें, इसके बाद दोनों जार में रखे हुए प्याज की मूल की लंबाइयों का हम कुछ दिनों तक पुनः निरीक्षण करें और उसकी एक सारणी बनाकर देखें क्या उनमें पुनः वृद्धि प्रारंभ होती है। अवश्य प्रारंभ होती है, क्योंकि ये वृद्धि क्षेत्र है, यहाँ पर विभाजनशील कोशिकाएं पाई जाती हैं। जैसे ही हमने उस मूल को काटा वहाँ पर विभाजनशीलता अधिक बढ़ गई और वहाँ पर वृद्धि की दर दूसरे वाले प्याज की तुलना में कुछ अधिक हो जाती है। परंतु विभाजनशीलता किन भागों में नहीं पाई जाती है, आइए देखें। पौधे में वृद्धि कुछ निश्चित क्षेत्रों में ही होती है। ऐसा विभाजित होने वाले ऊतकों के उन भागों में पाए जाने के कारण होता है। इन्हें मेरिस्टेम टिश्यू कहते हैं। यदि
यदि प्याज के ऊपरी भाग को हम काट दें और कुछ दिनों तक अवलोकन करें तो देखेंगे कि उन भागों में वृद्धि नहीं होती, अतः उनमें विभाजनशीलता नहीं पाई जाती। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि पौधों के कुछ विशेष भागों में ही विभाजनशीलता पाई जाती है, क्योंकि उन भागों में विभज्योतक पाए जाते हैं। जहाँ पर विभाजन की क्षमता नहीं होती, वृद्धि विकास स्थिर होते हैं, नहीं होते, वहाँ स्थायी ऊतक पाए जाते हैं। तो आज बच्चों ने आपने ये जाना कि विभाजनशील ऊतक, विभज्योतक तथा स्थायी ऊतकों में मूल अंतर क्या है। अब हम चर्चा करेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या विभज्योतक। ऐसे ऊतक जिनमें पाई जाने वाली सभी कोशिकाएं या तो विभाजन कर रही होती हैं या विभाजन की क्षमता वाली होती हैं, उन्हें विभज्योतकी ऊतक कहते हैं। सर्वप्रथम सी नैगली नामक वैज्ञानिक ने 1858 में मेरिस्टेम शब्द का प्रयोग किया था। ये कोशिकाएं निश्चित समय तक निरंतर विभाजन करने के पश्चात स्थायी ऊतकों में बदल जाती हैं। जैसा मैंने पहले बताया, निश्चित समयांतराल तक निरंतर विभाजनशील बने रहने के पश्चात इन कोशिकाओं का जीवद्रव्य धीरे धीरे सूखने लगता है, विभाजन क्षमता समाप्त हो जाती है, रिक्तिकाओं की संख्या तथा उनका आकार बढ़ने लगता है और अंततः ये स्थायी ऊतक में परिवर्तित हो जाती हैं। प्रायः ये मृत भी हो जाती हैं। तो हमने जाना कि स्थायी ऊतकों की व्युत्पत्ति मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या विभज्योतक से ही होती है। विभज्योतकी ऊतकों की विशेषताएं, क्या खासियत होती है, क्यों हम इन्हें स्थायी ऊतक से भिन्न मानते हैं। ये सभी कोशिकाएं या तो विभाजन कर रही होती हैं या विभाजन की क्षमता वाली होती हैं। ये सभी कोशिकाएं सजीव व स्पष्ट केंद्रक वाली होती हैं। इनमें एक बड़ा स्पष्ट केंद्रक पाया जाता है। इनमें जीवद्रव्य की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। जब इनकी विभाजन क्षमता समाप्त हो जाएगी तो जीवद्रव्य धीरे धीरे सूखने लगेंगे, इनकी मात्रा कम होने लगेगी। परंतु जब ये विभाजनशील बनी रहती हैं उस वक्त इनमें प्रचुर क्षमता पाई जाती है जीवद्रव्य की। सभी कोशिकाएं गोल, अंडाकार, बहुभुजी, वर्गाकार, आयताकार तथा पतली दीवार वाली होती हैं, अर्थात भिन्न भिन्न आकृतियों वाली होती हैं। इनके बीच प्रायः अंतराकोशीय अवकाश नहीं पाया जाता है। बच्चों ये क्या है जाने। ये कोशिकाएं हैं। इन कोशिकाओं के बीच में ये जो अवकाश है इसे कहते हैं अंतराकोशीय अवकाश, इंटरसेलुलर स्पेस। परंतु विभाजनशील कोशिकाओं के बीच में अंतराकोशीय अवकाश प्रायः नहीं पाए जाते। आइए एक चित्र हम लोग देखें, विभाजनशील कोशिकाओं के बीच में अंतराकोशीय अवकाश उपस्थित है अथवा नहीं। देखिए ये पूरा भाग आप देख रहे हैं, लिखा हुआ है एपिकल मेरिस्टेम। मेरिस्टेम अर्थात विभाजनशील कोशिकाएं। इनके बीच में कहीं भी आपको गैपिंग या अवकाश, रिक्त स्थान नहीं दिखेगा। अगली विशेषता, इनके बीच में अंतराकोशीय अवकाश नहीं होता, ये तो हमने देख लिया। रिक्तिकाएं अनुपस्थित अथवा छोटी होती हैं। या तो इन कोशिकाओं में रिक्तिकाएं नहीं पाई जाएंगी, खाली स्थान नहीं पाया जाएगा, अथवा अगर होगा भी तो उनका आकार छोटा होगा, उनकी संख्या भी कम होगी। सभी कोशिकाएं सक्रिय रूप से उपापचयी क्रियाएं करती हैं। बच्चों ये उपापचयी क्रियाएं क्या हैं? सभी जीव शरीर की कोशिकाओं में या शरीर में दो प्रकार की क्रियाएं होती हैं। कुछ संरचनात्मक निर्माण क्रियाएं जैसे अंग निर्माण, प्रकाश संश्लेषण द्वारा मंड का निर्माण, प्रोटीन संश्लेषण, ये सभी क्रियाएं संरचनात्मक अथवा संगठनात्मक होते हैं, कंस्ट्रक्टिव होते हैं। इन्हें हम कहते हैं एनाबोलिक अथवा उपचयी क्रियाएं। इसके अतिरिक्त विखंडन की जो क्रियाएं होती हैं उन्हें कहते हैं कैटाबोलिक या विघटनात्मक क्रियाएं या अपचयी क्रियाएं। तो दो प्रकार की क्रियाएं, उपचयी और अपचयी, इन दोनों को मिला करके कहते हैं उपापचयी क्रियाएं। तो
विभज्योतकी कोशिकाएं जो होती हैं उनमें सक्रिय रूप से उपापचयी क्रियाएं होती रहती हैं।